चलिए विद्यार्थी, आज के इस क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। एटम का हम लोग पूरा चीज पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, एटम पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मॉलिक्यूल पढ़ने वाले। ठीक है, सबको हेडने वाली है मॉलिक्यूल, अणु। मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है? जैसे कि आप बार बार देखते हैं कि जब कोई अकेला होता है तो उसको कहते हैं एटम। अकेला होगा तो कहेंगे एटम। जब कोई कंबाइंड कर जाएगा तो इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। आखिर ये कंबाइंड करता क्या है? आखिर ये कंबाइंड करता कैसे है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आज यही हम लोग सीखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूल बनता कैसे है। खूब ध्यान से सुनना। इसके लिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं। पीछे क्या चलते हैं, आप याद कीजिएगा, आपको पढ़ाए हुए थे कि विद्यार्थी एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट तत्व, तो तत्व में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। याद कीजिएगा, पढ़ाए थे। तत्व के भीतर एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आपको बताए थे, याद होना चाहिए आपको। क्या पढ़ाए थे बाबू कि एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट के भीतर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम। याद होगा आपको, ये भी बताए थे कि एलिमेंट कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। एलिमेंट का एक एटम रिएक्शन करता है। याद कीजिएगा बाबू, तत्व कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। तत्व का जो एक परमाणु होता है वह परमाणु रिएक्शन करता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एलिमेंट कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। एलिमेंट का जो रिएक्शन होता है, एलिमेंट का जो परमाणु होता है, एटम होता है, वही रिएक्शन करता है। ठीक है, अब सुनिए। मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, इसका एक एटम यहाँ ले लिए, फिर एक और एलिमेंट ऐसा ही ले लेते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा एटम होगा, इसमें भी बहुत सारा एटम होगा। ये रहा सब एटम। विद्यार्थी जी, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। इसके भीतर ये भी चीज क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। अब कहता है बाबू परमाणु। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है विद्यार्थी कि एक एलिमेंट का एक एटम मैंने परमाणु दूसरे एलिमेंट के एक एटम से कंबाइंड करता है। एटम एटम से रिएक्शन करता है, एलिमेंट कभी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता। आप एलिमेंट के डिफिनेशन में पढ़े थे कि एलिमेंट जो है डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और एटम के डिफिनेशन में पढ़े थे कि पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एलिमेंट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एकदम दिमाग में रखिएगा कि एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन एलिमेंट में जो एटम होता है वह पार्टिसिपेट रिएक्शन में करता है। तो विद्यार्थी कहता है ना कि जब इसका परमाणु और फिर इसका परमाणु, दो परमाणु मिलता है तो अणु का निर्माण होता है, यानी कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कोई पूछेगा मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो कहिएगा एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ केमिकली कंबाइंड करता है। केमिकली कंबाइंड करने का मतलब रिएक्शन करना। केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या होता है बाबू? रिएक्शन करना। जैसे मान लो कि अगर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो मिक्सचर कहलाएगा, तो नया वाटर नहीं बनेगा। यही चीज अगर रिएक्शन कर जाएगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा? वाटर। तो बाबू मॉलिक्यूल तबे बनेगा, मॉलिक्यूल तबे बनेगा जब दोनों के बीच में केमिकली कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो मिक्सचर बनेगा, और दोनों रिएक्शन कर गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया।
तो याद रखिएगा कि एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ केमिकली कंबाइंड करता है, रासायनिक संयोग करता है, तब जाकर के इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का फॉर्मेशन होता है। एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम से कंबाइन करेगा तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनता है। तो फिर विद्यार्थी एक और एटम एक एटम से कंबाइन करेगा तो एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एटम से कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल एगो नहीं बनेगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल बनेगा। दिमाग में रखिएगा, मॉलिक्यूल एक नहीं बनेगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल बनेगा। ये सभी मॉलिक्यूल जब बन जाएंगे तो इन सभी मॉलिक्यूल को मिला करके हम उस चीज को कहेंगे कंपाउंड। इन सभी मॉलिक्यूल को मिला करके क्या कहेंगे, कंपाउंड। यौगिक क्या कहेंगे, कंपाउंड यानी कि यौगिक। इस बात का ध्यान रहे कि यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल, अणु। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु कहते हैं। दिमाग में रहे भाई, कुछ नहीं करना है। एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ केमिकली कंबाइंड करेगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर एक और एटम के साथ केमिकली कंबाइंड करेगा, एक और मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसे बहुत सारे एटम, चूंकि एटम है ना रिएक्शन में भाग लेता है जी, एलिमेंट तो लेगा नहीं। तो जब बहुत सारे एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल बनेगा। बहुत सारे परमाणु के साथ कंबाइन करेंगे तो बहुत सारा अणु बनेगा। आई बहुत सारा अणु जब बन जाएगा तो सब अणु एक जगह जमा होगा तो फिर एक पदार्थ बनेगा। उसी पदार्थ को हम लोग कंपाउंड यानी कि यौगिक कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा ना तो कहिएगा एलिमेंट के भीतर जो पार्टिकल होता है उसको एटम कहा जाता है, और कंपाउंड के भीतर जो पार्टिकल होता है उसको मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा मॉलिक्यूल का डिफिनीशन बताइए, अणु का डिफिनीशन बताइए, तो उसको सिंपली समझाइएगा बाबू कि एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम से केमिकली कंबाइंड करेगा तो जा करके मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। एकदम सिंपल समझिएगा, एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ केमिकली कंबाइंड करेगा, रासायनिक संयोग करेगा, तब जाकर के मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। चलिए इसको पहले लिख लीजिए डिफिनीशन, तब हम इसको भी नोट करेंगे। लिखिएगा, when atom of one element, मतलब एक तत्व का परमाणु, when atom of one element is chemically combined with, when atom of one element is chemically combined with atom of another element, another माने दूसरा, another element, साफ करा देखिए, when atom of one element माने एक तत्व का परमाणु केमिकली कंबाइंड करेगा एटम ऑफ अनदर एलिमेंट माने दूसरे तत्व के परमाणु के साथ, अनदर एलिमेंट, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। याद रहे भाई कि एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम से केमिकली कंबाइंड करेगा तब जाकर के जो है मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। दिमाग में रखिएगा हमेशा कि एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के, अब चूंकि एटम बहुत ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और सारे मॉलिक्यूल जब जमा होंगे तो जो पदार्थ बनेगा उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बात बता देते हैं। देखिए जैसे बाबू मान लीजिए H2O एगो मॉलिक्यूल है वाटर का,
H2O किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का। अब गौर से देखिए, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक होता है। तो दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? दो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अब इसको कटाइएगा तो 1:8 आएगा। तो ये बताइए कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का अनुपात कितना है? 1:8। बउआ, क्या कभी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बदल सकती है? कभी 3 गो हाइड्रोजन होगा, कभी 4 गो हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। कभी एगो से ज़्यादा 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो ऑक्सीजन होगा? नहीं होगा। तो इनका जब संख्या सेम है तो इनका मास, जब संख्या सेम फिक्स रहेगा तो मास भी फिक्स रहेगा। और जब मास फिक्स रहेगा तो मास का रेशियो जो है, अनुपात जो है, वो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में जो भी परमाणु जुड़ते हैं, जो भी परमाणु एटम जुड़ते हैं, उनके मास का रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है। फिर से समझिए, जैसे H2O में देखिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का। वाटर कंपाउंड हो गया, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूल हो गया H2O। सब बना के समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, समझिएगा। हम क्या रहे हैं बाबू कि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, दोनों का रेशियो निकालेगा, आएगा 1:8। तो जब वाटर के अंदर कभी हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या चेंज नहीं होगी तो क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। जब मास चेंज नहीं होगा तो मास का रेशियो भी चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बाबू कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो अपने मास के फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन ए मॉलिक्यूल, in a molecule atoms are combined in the fixed ratio of its mass। सिंपल समझिए, कह रहा है बाबू कि एक मॉलिक्यूल में, इन ए मॉलिक्यूल माने एक अणु में एटम जो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, वह मास के मैंने अपने अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। कभी भी वाटर के अंदर 1:9 नहीं हो सकता हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो 1:8 रहेगा। क्या कि हाइड्रोजन 2 गो रहेगा और ऑक्सीजन 1 गो रहेगा। तो मास 2:16 अबे करेगा और उसको कटाएंगे तो 1:8 अबे करेगा, 1:8 अबे करेगा। तो मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको दिमाग में रखना है कि मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। एकदम दिमाग में रखिएगा, मास का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। अब इसका हिंदी लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? एक तत्व का, जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ केमिकली कंबाइन करेगा, रासायनिक संयोग करेगा, तो अणु का निर्माण होगा। ठीक है, लिखिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ रासायनिक संयोग करता है तो अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? अणु का निर्माण होता है। दिमाग में रहे कि एक तत्व के जो अंदर परमाणु होगा वही रिएक्शन करेगा, तत्व रिएक्शन नहीं करेगा।
तो तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ रिएक्शन करेगा तो अणु बनाएगा। अब कह रहा है कि एक अणु में इन ए मॉलिक्यूल एटम्स आर कंबाइन इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम कंबाइन होंगे, जुड़े होंगे, उनका मास का रेशियो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हिंदी में इसको लिखेंगे एक अणु में जुड़े हुए, एक अणु में जुड़ने वाले परमाणु अपने अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो निश्चित रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। क्या कि जब मास में बदल दीजिएगा तो एटम का संख्या भी बदल जाएगा। अगर 2 गो लीजिएगा मास तो हाइड्रोजन 2 गो आएगा, 4 गो लीजिएगा तो हाइड्रोजन 4 गो चला आएगा। जब संख्या बदल जाए तो फिर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? इसलिए मॉलिक्यूल में संख्या एटम का फिक्स रहेगा तो मास भी फिक्स रहेगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया सबका? जरा ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं बाबू, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। अगर आपका रोक नहीं हुआ होगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो प्ले करके देखिएगा। जैसे एक एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया, तत्व हो गया, इसमें बहुत सारा एटम होगा, बहुत सारा एटम होगा, बहुत सारा एटम है, सब एटम है, सब क्या हुआ? एटम है। आप पढ़े हुए हैं कि एलिमेंट शुद्ध होता है, प्योर होता है, तो उसके अंदर जो एटम होगा सब एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, फिर एक और एलिमेंट ले लीजिए, एक और में एलिमेंट ले लीजिए, तत्व ले लीजिए, इसके अंदर भी बहुत सारा एटम होगा, होता क्या है बाबू, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ कंबाइंड किया। क्या किया? कंबाइंड किया। तो इनके कॉम्बिनेशन से एगो मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। परमाणु परमाणु मिलके अणु बना दिए। फिर आगे की घटना सुनिए। फिर एक और एटम एक एटम से कंबाइन किया, तो फिर इनके कॉम्बिनेशन से एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ऐसे बाबू बहुत सारे तो एटम हैं। जब बहुत सारे एटम हैं तो बहुत सारे एटम के साथ कंबाइन करेंगे, तो बहुत सारे एटम के साथ कंबाइन करके बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल बना लीजिए। ये सब मॉलिक्यूल बन रहा है। सब क्या बन रहा है बाबू? मॉलिक्यूल बन रहा है। सब क्या बन रहा है बाबूआ? मॉलिक्यूल बन रहा है। ध्यान रहा है कि ये सब हम लोग मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसको घेर लीजिए। ये सब मॉलिक्यूल हो गया। अंदर वाला सब पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया। अब सुनिए, जैसे विद्यार्थी यहाँ पे आपको बोले कि बहुत सारा एटम मिला तो एलिमेंट बना, वैसे ही विद्यार्थी जब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलता है, जब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलता है तो इस चीज को हम लोग कहते हैं बउआ कंपाउंड। इस चीज को क्या कहते हैं? कंपाउंड। हिंदी में बोलते हैं यौगिक।
तो याद रखिएगा, एलिमेंट के अंदर का पार्टिकल होता है, क्या होता है बाबू, तो एलिमेंट के अंदर का पार्टिकल होता है एटम, और कंपाउंड के अंदर का पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल बताएंगे इस पर, पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे करके पढ़ा जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से पढ़ाई नहीं होता है, प्रॉपर वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। चलिए अब इस पे एग्जांपल समझिए, सेम इसी पर एग्जांपल समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर कार्बन एलिमेंट ले लीजिए, कौन सा एलिमेंट ले लीजिए, कार्बन। तो बउआ जब कार्बन लोगे तो कार्बन के अंदर एक एटम थोड़े होगा, बहुत सारा एटम होगा। तो कार्बन के एटम को हमको किस चीज से डिनोट करते हैं, सी से। आप जानते हैं कार्बन के एटम को किस चीज से डिनोट करते हैं, सी से। कार्बन का एटॉमिक सिंबल सी नहीं लिखा है, लिखाए हुए हैं, तो एटॉमिक सिंबल हो गया सी, कार्बन का एटम हो गया सी। फिर एक और आप एलिमेंट ले लीजिए, ऑक्सीजन। लेकिन बाबू नेचर में ऑक्सीजन जो होता है यह गैस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में। और इसके अंदर जो होगा पार्टिकल वो ओ नहीं होकर के O2 होगा। आपको बताए थे ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म ओ नहीं होकर के क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन गैस लिख दिए ना, तो ये ओ नहीं होकर के भाई क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंबाइन कराते हैं, कैसे कंबाइन कराते हैं। एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे के एक एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो ये और ये कंबाइन किया तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला, तो भाई है सब कार्बने ना है, यो तो कार्बने है, आइयो O2 है। जब ये ऑक्सीजन है तो इसके अंदर सब O2 होगा, जब ये कार्बन है तो इसके अंदर सब कार्बने होगा। तो विद्यार्थी ऐसे तो बाबू बहुत सारा कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा, बहुत सारा कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहाँ से एगो फिर CO2 बनेगा, फिर एगो यहाँ से CO2 बनेगा। ऐसा सारा CO2 से मिलते जाएगा और CO2 बनते जाएगा। तो एगो CO2 बनेगा कि बहुत सारा CO2 बन गया, बहुत सारा CO2 बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा CO2 बनेगा। बहुत सारा जब CO2 बन जाएगा बाबू, तो इसी CO2 जब बन जाएगा तो इसको कहेंगे, देखिए ये सब क्या है, देखिए यहाँ से आपको समझा रहे हैं, गौर सुनिएगा। कार्बन ऑक्सीजन मिला, CO2 बन गया, फिर कार्बन ऑक्सीजन मिला, फिर CO2 बन गया, फिर एक और कार्बन एक और ऑक्सीजन से मिलेगा, फिर CO2 बनेगा। ये सब क्या बन रहा है विद्यार्थी, ये सब CO2 बन रहा है। अंदर बहुत सारा CO2 हो गया तो ये सब मॉलिक्यूल हो गया, ये सब क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ये भी CO2, ये भी CO2, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया बाबू, ये सब मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा ध्यान से सुनना, ये सब क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ये सारा मॉलिक्यूल मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया बाबू, तुम्हारा कंपाउंड हो गया। और इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को हम CO2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जैसे एक एटम को एटॉमिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह एक मॉलिक्यूल को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। आगे बताएंगे, पहले एकदम सिंपल सुनिए कि बउआ हम क्या बोले हैं कि यह एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट का एक एटम कंबाइन किया, एगो मॉलिक्यूल बन गया। फिर एक और एटम एक और एटम से एक और मॉलिक्यूल बन गया, एक और एटम एक और एटम से एक और मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसा एगो CO2 थोड़े बनेगा, बहुत सारा CO2 बनेगा। और जब बहुत सारा CO2 बनेगा, सब CO2 एक जगह जमा होगा तो एक पदार्थ बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड हो गया और CO2 उसका मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका फॉर्मूला यूज किए, CO2 का। तो CO2 को कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आणविक सूत्र या अणु सूत्र। इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं फर्स्ट। चलिए तो विद्यार्थी जी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही होगा।
नेक्स्ट क्लास में जो मिलते हैं तो इस पे और सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारा कंपाउंड और उसका मोलिक्यूल का फॉर्मूला आपको हम लिस्टिंग करवाएंगे, जो आपको आगे पढ़ने में केमिस्ट्री हेल्प करेगा। इधर में कोई दिक्कत हो तो जब क्लास में आप ऑफलाइन आइएगा तो पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हुआ है। याद रखना है एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है। एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एटम से कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, और बनता मॉलिक्यूल है। बहुत सारा मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो उसी पदार्थ को हम कंपाउंड कह देते हैं। सब मॉलिक्यूल एक जगह जमा हुआ, सारा पार्टिकल एक जगह जमा हुआ तो एक पदार्थ बनेगा, उसी पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड। डायरेक्ट कंपाउंड नहीं बनता है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल ही बनता है। दिमाग में सेट करके रखिएगा, ठीक है। एटम परमाणु परमाणु से रिएक्शन किया, अणु बन गया। ठीक है विद्यार्थी, ये CO2 क्या हो गया भाई? ये मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आपको इसका और एग्जांपल देंगे। अब बहुत सारा कंपाउंड और उसके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको लिस्टिंग करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज इतना ही होगा।